नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आर के पटेसर। आज लेके आए हम टर्गर प्रेशर टीपी और वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी। इससे पहले हमने चर्चा की ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। प्रासरण हमने पढ़ा, जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गति करना प्रासरण कहलाता है। प्रासरण में लगने वाले दाब पढ़ रहे थे कि प्रासरण क्रिया में कौन कौन से दाब उत्पन्न होता है। तो पहला दाब हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। विलयन के द्वारा उत्पन्न वह दाब जो विलयन में जल के अणुओं को प्रवेश करने से रोकता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर जल के अणुओं पर निर्भर करता है। विलयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है ऑस्मोटिक प्रेशर का मान वैसे ही बढ़ता है। सांद्रता कम होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम होता है। सांद्रता बढ़ती है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बढ़ जाता है। आज हम चर्चा करेंगे स्फीति दाब और इसके साथ साथ में भित्ति दाब। स्फीति दाब क्या है, कब उत्पन्न होता है, किस तरह से कार्य करता है और प्रासरण क्रिया में स्फीति दाब का क्या महत्व है। उसके साथ साथ वॉल प्रेशर क्या है, भित्ति दाब क्या है, कब उत्पन्न होता है, किस तरह से कार्य करता है और प्रासरण क्रिया में इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्फीति दाब के बारे में, टर्गर प्रेशर के बारे में। टर्गर प्रेशर क्या है? स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर, इसे हम टीपी भी कहते हैं। जब एक पादप कोशिका को जल में रखा जाता है तो रिक्ति का रस का प्रासरण दाब अधिक होने के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब हम किसी विलयन में किसी कोशिका को रखते हैं, ये मान लो ये कोई सेल है और हमने इसको इस विलयन में रखा, तो हम देखते हैं कि जब बाहर की तरफ विलयन की सांद्रता कम होती है, ये अल्प पराश्रयी होता है। बाहर का विलयन अल्प पराश्रयी होता है तो विलयन से जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। और जब विलयन के अणु, विलयन में उपस्थित जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो कोशिका का जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दबाव डालता है और इस दबाव को हम स्फीति दाब कहते हैं। जब ये जल के अणु इस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन का आयतन बढ़ता है, या हम कह सकते हैं विलयन की मात्रा बढ़ती है। और जब इस विलयन की मात्रा बढ़ती है तो यह विलयन धीरे धीरे वॉल की तरफ दबाव उत्पन्न करता है, कोशिका भित्ति की तरफ दबाव उत्पन्न करता है। और कोशिका भित्ति की ओर दबाव लगने के कारण से धीरे धीरे कोशिका फूलने लग जाती है, कोशिका स्फीत होने लग जाती है। तो कोशिका द्रव्य द्वारा उत्पन्न वह दाब जो भित्तियों की ओर लगता है, भित्तियों की ओर उत्पन्न होता है, उस दाब को हम स्फीति दाब कहते हैं। तो दोस्तों, सीधे शब्दों में स्फीति दाब वह हो गया जब किसी कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करते हैं तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के द्वारा उत्पन्न वह दाब जो भित्तियों की ओर लगता है, जिससे कोशिका धीरे धीरे स्फीत होने लग जाती है, उस दाब को हम स्फीति दाब कहते हैं, उस दाब को हम टीपी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे दाब उत्पन्न होता है, इस दाब को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर कब उत्पन्न होता है? कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण स्फीति दाब के बराबर दाब उत्पन्न करती है, परंतु विपरीत दिशा में जीवद्रव्य पर दाब डालती है और इस दाब को हम भित्ति दाब कहते हैं। देखो, भित्ति दाब क्या होता है, हमने पढ़ा कि ये कोशिका है, इस कोशिका में जल के अणु प्रवेश करता है। ये जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। जब इसका ओपी अधिक होता है तो जल के अणु इसके अंदर प्रवेश करता है। जल के अणु जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ कोशिका के अंदर जल के अणुओं की मात्रा बढ़ती है। जल की मात्रा बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है।
जब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है तो यह कोशिका द्रव्य भित्तियों की ओर दबाव उत्पन्न करता है। ये दोस्तों भित्तियों की ओर दबाव पड़ता है, तो इस दाब को हम कहते हैं टीपी। कोशिका द्रव्य द्वारा उत्पन्न वह दाब जो सेल वॉल की ओर उत्पन्न होता है, उस दाब को हम टीपी कहते हैं। जब ये टीपी बढ़ता है तो भित्तियां इस टीपी के विपरीत एक दबाव उत्पन्न करती है और उस दाब को हम कहते हैं डब्ल्यूपी। तो दोस्तों डब्ल्यूपी टीपी के विपरीत उत्पन्न दाब है जो कोशिका भित्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। तो टीपी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? टीपी कोशिका द्रव्य द्वारा उत्पन्न होता है और भित्ति की ओर लगता है, वाल की ओर लगता है। जबकि डब्ल्यूपी जो है दोस्तों, वो डब्ल्यूपी भित्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है, वाल के द्वारा उत्पन्न होता है और टीपी के विपरीत लगता है। तो वॉल प्रेशर हो गया कोशिका भित्ति के द्वारा उत्पन्न वह दाब जो टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब के विपरीत उत्पन्न होता है, उसे हम भित्ति दाब कहते हैं। नेक्स्ट आता है, जितना दाब जीवद्रव्य कोशिका भित्ति पर लगाता है उतना ही दाब कोशिका भित्ति अंदर की ओर कोशिका द्रव्य पर डालती है। यानी कि दोस्तों कोशिका के अंदर जितना टीपी उत्पन्न होता है उस कोशिका में उतना ही डब्ल्यूपी उत्पन्न होता है। अगर टीपी का मान यहाँ पर 0 होता है, किसी कोशिका में टीपी का मान 0 है, तो उस कोशिका में डब्ल्यूपी के बराबर भी 0 ही होता है। जब किसी कोशिका में टीपी का मान 5 एटमॉस्फेयर है तो उस कोशिका में डब्ल्यूपी का मान भी 5 एटमॉस्फेयर होता है। क्लियर दोस्तों? कोशिका में जितना टीपी उत्पन्न होता है उतना ही डब्ल्यूपी होता है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोशिका में टीपी के बराबर डब्ल्यूपी होता है। कोशिका में टीपी के बराबर डब्ल्यूपी होता है। कोशिका में जितना टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है उतना ही उस कोशिका में वॉल प्रेशर उत्पन्न होता है। क्लियर? तो कोशिका में टीपी और डब्ल्यूपी का मान बराबर होता है। जितना दाब जीवद्रव्य कोशिका भित्ति पर लगाता है उतना ही दाब कोशिका भित्ति अंदर की ओर कोशिका द्रव्य पर दाब डालती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टीपी के बराबर डब्ल्यूपी होता है। किसी कोशिका में जितना टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है उतना ही उस कोशिका में वाल प्रेशर उत्पन्न होता है। जब टीपी का मान अगर कोशिका में 0 है तो उस कोशिका के डब्ल्यूपी का मान भी 0 होता है। अगर किसी कोशिका में टीपी का मान 5 एटमॉस्फेयर है तो उस कोशिका के डब्ल्यूपी का मान भी 5 एटमॉस्फेयर ही होता है। नेक्स्ट है अंतःभित्ति दाब वॉल प्रेशर तथा स्फीति दाब टीपी आपस में बराबर होता है। हमने पढ़ा कि टीपी के बराबर क्या होता है? डब्ल्यूपी होता है। टीपी बराबर डब्ल्यूपी होता है, किंतु विपरीत दिशा में स्फीति दाब तंत्र रखे विलयन के लिए लागू नहीं होता है। हमने पढ़ा कि किसी कोशिका में जितना टीपी होता है उतना ही डब्ल्यूपी होता है। लेकिन मान लो किसी विलयन के अंदर, किसी विलयन को हम बीकर के अंदर रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं उस विलयन में, तो वहाँ पर स्फीति दाब लागू नहीं होता है। तो स्वतंत्र विलयन में स्फीति दाब लागू नहीं होता है। स्फीति दाब केवल बंद परासनीय तंत्र में लागू होता है। स्फीति दाब केवल बंद परासरणीय तंत्र में लागू होता है, यह स्वतंत्र लागू नहीं होता है। यह केवल परासरणीय तंत्र के लिए ही लागू होता है।
हमने चर्चा की कि ये किसके लिए लागू होता है, बंद प्राशनीय तंत्र के लिए लागू होता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी कोशिका में जल के अणु प्रवेश करते हैं, जल के अणु बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर ही टीपी लागू होता है, खुले विलयन पे टीपी लागू नहीं होता है। स्फीति दाब को द्रव स्थितिक दाब भी कहते हैं। इसे हम द्रव स्थितिक दाब कहते हैं क्योंकि यह कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य के द्वारा उत्पन्न होता है। तो कोशिका द्रव्य द्वारा उत्पन्न होने के कारण इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। भित्ति दाब के कारण पादप कोशिका शुद्ध जल में रखने पर नहीं पड़ती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के अभाव के कारण भित्ति अनुपस्थित होती है, जिसके कारण शुद्ध जल में जंतु कोशिका फट जाती है। दोस्तों, अगर मान लो हम किसी जल के अंदर एक तो प्लांट सेल रखता है और उसी जल में मान लो दूसरी कोशिका एनिमल सेल्स रखता है, तो प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है और इस सेल वॉल के कारण अगर इसमें परासरण की क्रिया होती है तब इसकी सेल फटती नहीं है। जबकि जंतु कोशिका में केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल का अभाव होता है। सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण से जंतु कोशिका को अगर हम डिस्टिल वाटर में रखते हैं, अशुद्ध जल में रखते हैं, तो जंतु कोशिका फट जाती है, जिसका प्रमुख कारण है सेल वॉल की अनुपस्थिति। जैसे आरबीसी को अशुद्ध जल में रखे तो वह फट जाती है, कारण क्या है, अंतःप्रासरण होता है, वहाँ पे अंतःप्रासरण होता है और अंतःप्रासरण होने के कारण टीपी उत्पन्न होता है, लेकिन इन कोशिकाओं में डब्ल्यूपी उत्पन्न नहीं होता है। तो डब्ल्यूपी उत्पन्न नहीं होता है तो यह कोशिका फट जाती है। तो दोस्तों, भित्ति दाब के कारण पादप कोशिका शुद्ध जल में रखने पर नहीं फटती है, लेकिन जंतु कोशिका को जैसे ही हम शुद्ध जल पर रखते हैं वह फट जाती है, जिसका कारण है कि इन कोशिकाओं में डब्ल्यूपी उत्पन्न नहीं होता है, इन कोशिकाओं में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये मान लो किसी सेल का डायग्राम है और इस सेल के अंदर ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जल के अणु प्रवेश करता है। जब इस कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करते हैं, ये जल के अणु प्रवेश कर रहे हैं, जब इस कोशिका में जल की मात्रा बढ़ती है तो इसके कोशिका द्रव्य का आयतन भी बढ़ता है और यह कोशिका द्रव्य किस तरफ दबाव डाल रहा है दोस्तों, यह कोशिका द्रव्य भित्तियों की तरफ दबाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम एक गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे में जब हवा डालते हैं तो वो जो हवा है वो हवा गुब्बारे के अंदर एक प्रेशर उत्पन्न करती है और वह प्रेशर भित्तियों की तरफ लगता है, जिससे गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लग जाता है। एज इट इज क्रिया वही यहाँ पे होती है कि जल के अणु जब किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कोशिका द्रव्य भित्तियों की ओर दबाव डालता है, जिससे कोशिका स्फीत होने लग जाती है और इस दाब को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। भित्तियां इस दबाव से बचने के लिए इसके विपरीत दबाव उत्पन्न करती है। जो भित्तियां हैं वो भित्तियां इस दबाव से बचने के लिए इसके विपरीत दबाव लगाती है और इस दबाव को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। ये दबाव होता है वॉल प्रेशर। तो वॉल प्रेशर सदैव किसके विपरीत लगता है, टर्गर प्रेशर के विपरीत लगता है। तो यहाँ पर अगर कोशिका में हम देखें तो टीपी के बराबर होता है डब्ल्यूपी। तो डब्ल्यूपी और टीपी किसी कोशिका में सदैव क्या होता है, बराबर होते हैं, इनका मान सदैव बराबर होता है। अगर टीपी 0 है तो वॉल डब्ल्यूपी भी 0 होता है। अगर टीपी 5 एटमॉस्फेयर है तो डब्ल्यूपी भी 5 एटमॉस्फेयर होता है। सलत कोशिका में स्फीति दाब शून्य हो जाता है। दोस्तों, अगर हम देखें तो सलत कोशिका में स्फीति दाब क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कोशिका सिकुड़ी हुई है तो उसमें स्फीति दाब शून्य होगा, क्योंकि स्फीति दाब तब उत्पन्न होता है जब किसी कोशिका में जल के अणु प्रवेश करते हैं। अगर कोशिका में जल के अणु प्रवेश नहीं करते हैं, कोशिका सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती है, तो उसमें वॉल टर्गर प्रेशर उत्पन्न नहीं होता है। टर्गर प्रेशर कोशिका में तब उत्पन्न होता है जब उसमें परासरण की क्रिया होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सलत कोशिका के स्फीति दाब का मान शून्य होता है। पूर्ण स्फीत कोशिका में टीपी व डब्ल्यूपी का मान अधिकतम होता है
और यह OP के बराबर होता है। दोस्तों, जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है तो उस समय TP और WP हम मानते हैं बराबर है, लेकिन इनका जो अधिकतम मान होता है वो ऑस्मैटिक प्रेशर के बराबर होता है। ऑस्मैटिक प्रेशर से कभी भी TP और WP का मान ज़्यादा नहीं होता है। ये अधिकतम कितना होता है? ऑस्मैटिक प्रेशर तक होता है, ये इसके बराबर होता है। पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब का मान प्राय 0 से प्रासरण दाब के मध्य होता है। पादप कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो TP का मान 0 से OP के बराबर होता है। दोस्तों, जब पादप कोशिका स्लत अवस्था में होती है तो उसका TP 0 है। पादप कोशिका जब सिकुड़ी हुई अवस्था में है तो उसका TP 0 है, और जब उसमें परासरण की क्रिया होती है तो धीरे धीरे TP का मान बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें अगर हम लें, मान लो ये कोई सेल है, और जब ये सेल सलत अवस्था में होती है तब इसके TP के बराबर 0 होता है। जब इस कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करते हैं, यानी कि यहाँ पे परासरण की क्रिया होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, और इस कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो जब कोशिका सिकुड़ी हुई थी तब उसका TP 0 था, लेकिन जैसे जैसे जल के अणु बढ़ते हैं, इसमें जल के अणु प्रवेश करते हैं, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, धीरे धीरे इसका TP इंक्रीज हो जाता है, और ये TP अधिकतम इंक्रीज होकर किसके बराबर चला जाता है? ऑस्मैटिक प्रेशर के बराबर चला जाता है। तो पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब का मान प्राय 0 से प्रासरण दाब के मध्य होता है, ऑस्मैटिक प्रेशर से कभी भी अधिक नहीं होता है। कोशिकाओं की जीवद्रव्य कुंचन के समय स्फीति दाब का मान ऋणात्मक माना जाता है। अगर मान लो कोई जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, तो जब जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है तो उसका जीवद्रव्य अगर सिकुड़ जाता है तब TP का मान नेगेटिव हो जाता है, तब TP का मान नेगेटिव होता है। अदर वे में सामान्य कोशिका में TP का मान पॉजिटिव होता है, तो TP का मान पॉजिटिव होता है सामान्य कोशिका में, लेकिन प्लाज्मोलाइसिस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में TP का मान नेगेटिव माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, कोशिका की जीवद्रव्य कुंचन के समय स्फीति दाब का मान ऋणात्मक होता है, और वैसे स्फीति दाब का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये था TP और WP। TP और WP। TP में हमने पढ़ा टर्गर प्रेशर। दोस्तों क्या था? टर्गर प्रेशर वह कोशिका में उत्पन्न वह द्रव्य स्थितिक दाब जो भित्तियों की ओर लगता है, जो भित्तियों की ओर लगता है, उस दाब को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। कोशिका में उत्पन्न वह द्रव्य स्थितिक दाब जो कोशिका भित्तियों की ओर उत्पन्न होता है, उस दाब को हम TP कहते हैं। जब कोशिका सलत अवस्था में होती है, कोशिका कौन सी अवस्था में? सलत अवस्था में। जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो TP के बराबर 0 होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। फर्स्ट है
यह द्रवस्थितिक दाब है। कोशिका में उत्पन्न वह द्रवस्थितिक दाब जो सेल वॉल की ओर लगता है, उस दाब को हम टीपी कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, सलत कोशिका का टीपी शून्य होता है। कोशिका का टीपी अधिकतम, कोशिका का टीपी अधिकतम किसके बराबर होता है? ऑस्मैटिक प्रेशर के बराबर होता है। अधिकतम टीपी जो है वो ऑस्मैटिक प्रेशर के बराबर होता है। टीपी की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है। टीपी की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है, लेकिन नॉट प्लाज्मोलाइसिस सेल की टीपी क्या होगी? नेगेटिव होती है। प्लाज्मोलाइसिस सेल है उसकी टीपी नेगेटिव होती है। कोशिका में टीपी वैल्यू के बराबर WP होता है। जितना कोशिका में टीपी होता है वही उसकी क्या होती है? WP। WP क्या है? टीपी के विपरीत लगने वाला दाब। तो यहाँ पर हम कहेंगे वित्तियों के द्वारा उत्पन्न वह दाब जो टर्गर प्रेशर के विपरीत उत्पन्न होता है, उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। सेम एज इट इज यही चीज़ें वॉल प्रेशर पे लागू होती है। सलत कोशिका का वॉल प्रेशर भी शून्य होता है, क्योंकि वॉल प्रेशर तब उत्पन्न होता है जब किसी कोशिका में टीपी उत्पन्न होता है। अगर किसी कोशिका में टीपी उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसमें वॉल प्रेशर भी उत्पन्न नहीं होता है। तो जब सलत कोशिका का टीपी शून्य है तो उसका वॉल WP भी शून्य होता है। तो सलत कोशिका का टीपी 0 तो WP भी 0। कोशिका का टीपी अधिकतम OP के बराबर होता है, WP भी OP के बराबर होता है। टीपी की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है, वहाँ पे भी यही होगा। प्लाज्मोलाइसिस सेल की टीपी नेगेटिव होती है। टीपी के बराबर क्या होता है? WP होता है। तो दोस्तों ये था टीपी और WP, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टीपी और WP का पादप कोशिकाओं में क्या महत्व है, ये पौधों में क्या कार्य करता है। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ टीपी एंड WP। स्फीति दाब का महत्व है। फर्स्ट महत्व आता है कोशिका में स्फीति से जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से लगा रहकर कोशिका को फैलाए रखता है। इससे कोशिका की आकृति बनी रहती है तथा कार्य की क्रियाएं संपन्न होती है। कोशिका में जब स्फीति दाब उत्पन्न होता है तो कोशिकाएं अपनी निश्चित आकृति में बनी रहती है, और जब कोशिका में स्फीति दाब कम होने लग जाता है, कोशिकाएं दोस्तों सिकुड़ने लग जाती है। स्फीति दाब कम रहेगा तो कोशिकाएं सिकुड़ना प्रारंभ हो जाती है, या स्फीति दाब कम होता है तो हम देखते हैं पादप कोशिकाएं मुरझाने लग जाती है, पौधा विल्टिंग पॉइंट तक चला जाता है। तो उस स्थिति में स्फीति दाब कम होता है। तो कोशिका में जब स्फीति दाब उत्पन्न होता है तो उसका जीवद्रव्य फैला हुआ रहता है, और जीवद्रव्य फैला होने के कारण एक निश्चित आकृति बनी रहती है, कार्य की क्रियाएं संपन्न होती है। दूसरा आता है स्फीति दाब से माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और सूक्ष्म कायों की प्रारूपी त्रिविमीय संरचना बनी रहती है, जो उनके कार्यों के लिए अनिवार्य होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड माइक्रोबॉडीज निश्चित आकृति में बने रहते हैं, जिससे उनकी कार्य की क्रियाएं चलती रहती है। तीसरा है कोमल अंगों की उपयुक्त आकृति बनाए रखने के लिए भी स्फीति दाब आवश्यक है। जो कोमल अंग होते हैं, नए अंग जो होते हैं प्लांट्स के, उनकी निश्चित आकृति बनी रहती है। चौथा है कोशिका दीर्घन में भी स्फीति दाब सहायक होता है। जब कोशिकाओं की आकृति बढ़ती है, सेल इनलोंगेशन जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार कोशिका वृद्धि में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। पादप गतियों जैसे रंध्रों की गतियाँ, मलानता गतियाँ और कंपा कुंचनी गतियाँ आदि में ये सब स्फीति दाब परिवर्तन के कारण होता है। पौधों में जो मूवमेंट्स होता है, पौधे जो गति करते हैं, विल्टिंग पॉइंट आती है,
तो मलानता क्या होती है? मुरझान, पौधे मुरझाने लग जाते हैं। हम देखते हैं दोपहर के समय पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? टीपी है। जब प्लांट्स का टीपी क्या होता है? कम होता है, तो प्लांट सेल्स सिकुड़ने लग जाती है और हम देखते हैं पौधे मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार से कंपा कुंचनी गति, हम देखते हैं छुई मुई में ये गति होती है। छुई मुई के पौधे को हम छूते हैं, छूते ही वो सिकुड़ जाता है। कारण क्या होता है? कि उसके टीपी में परिवर्तन होता है। तो ये जो प्लांट्स के अंदर गतियाँ होती है वो भी टीपी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, मूलांकुर को भूमि में प्रवेश करने से आवश्यक शक्ति स्फीति दाब से प्राप्त होती है। मूलांकुर, जब बीज का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय बीज से मूलांकुर उत्पन्न होता है और यह मूलांकुर सदैव गुरुत्वानुवर्ती गति को दर्शाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि के अंदर की ओर गति करता है। तो इसके लिए भी टीपी आवश्यक है। टीपी के कारण प्रांकुर मिट्टी की परत को भेदता है। मूलांकुर भूमि की ओर वृद्धि करता है और दूसरा निकलता है प्रांकुर। इस प्रांकुर से परवों का निर्माण होता है और मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। तो मूलांकुर तो क्या करता है? भूमि के अंदर प्रवेश करता है। किसके कारण? टीपी के कारण। और प्रांकुर जो भूमि के ऊपर ये परत जो होती है उस परत को भेद कर बाहर की ओर आ जाता है। तो इस कार्य के लिए भी क्या आवश्यक है? टीपी आवश्यक है। तो ये था दोस्तों टीपी, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और उसका महत्व है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी जिसे हम कहते हैं, डिफिजन प्रेशर डिफेक्ट, या इसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, एसपी के नाम से भी जाना जाता है। विसरण दाब शब्द का प्रयोग बीएस मेयर ने किया। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया, या हम कह सकते हैं कि डीपीडी शब्द सबसे पहले बीएस मेयर ने दिया और रेनर ने इसे कोशिका में चूषण दाब कहा। रेनर ने इसे चूषण दाब कहा, इसे सक्शन प्रेशर के नाम से कहा। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, दोस्तों है क्या? एक्चुअली में डीपीडी है क्या? तो इससे पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा डिफ्यूजन। इससे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन है क्या? पदार्थ के अणुओं का, आयनों का, परमाणुओं का अपने अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण की क्रिया होती है विसरण दाब के द्वारा। जो पदार्थ विसरित होते हैं उन पदार्थ के अणुओं के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उस दाब को हम कहते हैं विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर। और डिफ्यूजन प्रेशर से ही उत्पन्न होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, विसरण दाब न्यूनता। यानी कि सीधा सा है, विसरण दाब क्या है? पदार्थ के अणुओं के द्वारा उत्पन्न दाब विसरण दाब कहलाता है। या वे पदार्थ जो विसरण क्रिया में भाग लेते हैं, विसरित होते समय वो दाब उत्पन्न करते हैं, उस दाब को हम विसरण दाब कहते हैं। और जब इस विसरण दाब में कमी आती है तो उस विसरण दाब में कमी को हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। तो दोस्तों डीपीडी क्या है? डीपीडी है, हमने पढ़ा कि पदार्थ के अणुओं के द्वारा उत्पन्न दाब विसरण दाब कहलाता है, जिसके कारण विसरण की क्रिया होती है। फिर हमने पढ़ा कि शुद्ध जल का, प्योर वाटर का विसरण दाब अधिकतम होता है। प्योर वाटर का डीपी क्या होता है? अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा प्योर वाटर का डीपी होता है और ये होता है 1236 एटमॉस्फेयर। प्योर वाटर का डीपी सर्वाधिक होता है, 1236 एटमॉस्फेयर के लगभग होता है। और इस प्योर वाटर में, इस प्योर वाटर में हम किसी पदार्थ को मिलाते हैं, सोल्यूट को मिलाते हैं, तो धीरे धीरे इसकी डीपी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। प्योर वाटर में जैसे ही किसी विलेय पदार्थ को मिलाएंगे उसकी डीपी क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। तो जो ये प्योर वाटर में हम जब सोल्यूट को मिलाते हैं, विलेय पदार्थ को मिलाते हैं, और विलेय पदार्थ को मिलाने के कारण
जो डीपी में कमी आती है उसे ही हम डीपीडी कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। क्लियर। परासरण दाब, शुद्ध जल का परासरण दाब सर्वाधिक होता है। शुद्ध जल में विलेय पदार्थों को मिलाने से परासरण दाब में उत्पन्न कमी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो जैसे जैसे जल में सॉल्यूट पदार्थों की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे परासरण दाब क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो देखो दोस्तों, डीपीडी क्या है, किसी विलयन का विसरण दाब निश्चित तापक्रम पर उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब से जितना न्यून होता है उसे हम उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। सीधी सी बात यही है कि अगर निश्चित टेम्परेचर में विलायक और विलयन, एक निश्चित तापक्रम पे विलयन और विलायक कि डीपी में जो अंतर है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। क्योंकि शुद्ध विलायक की डीपी अधिक और विलयन में जैसे ही विलायक में हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं विलयन का निर्माण होता है, और विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है उसकी डीपी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो विलयन की डीपी विलायक की तुलना में क्या होती है, कम होती है, और इन दोनों का जो अंतर है वही अंतर क्या कहलाता है, डीपीडी कहलाता है। तो दोस्तों डीपीडी क्या है, किसी विलयन का विसरण दाब निश्चित तापक्रम पर उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब से जितना न्यून होता है उसे उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। शुद्ध विलायक से विलयन का विसरण दाब जितना न्यून होगा उसे ही हम डीपीडी कहते हैं। डीपीडी शब्द का प्रयोग किया बीएस मेयर ने, शब्द इसे चूषण दाब कहा, सक्शन प्रेशर कहा रेनर ने। नेक्स्ट है, परासरण की क्रिया में जल या विलायक का विसरण कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी की ओर होता है। अगर हम देखें विसरण तो जल का विसरण निम्न डीपीडी से किस तरफ होगा, अधिक डीपीडी की ओर होता है। क्योंकि शुद्ध जल की डीपीडी क्या होती है, कम होती है, और जैसे जैसे हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो डीपीडी बढ़ जाती है। तो विसरण की क्रिया सदैव निम्न डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होती है। साधारण कोशिका में परासरण दाब का मान स्फीति दाब से अधिक होता है। अगर हम सामान्य कोशिका में देखें तो ओपी टीपी से अधिक होता है, तो ओपी का मान टीपी से सदैव अधिक होगा। परासरण दाब व स्फीति दाब के अंतर को हम चूषण दाब कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं ओपी और टीपी का अंतर ही क्या कहलाता है, डीपीडी कहलाता है। तो डीपीडी के बराबर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ओपी और टीपी का अंतर डीपीडी होता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी कोशिका में जल की कमी, किसी कोशिका में जल की कमी या जल की मांग, किसी कोशिका में जितनी जल की रिक्वायरमेंट है उसकी डीपीडी उतनी ही अधिक है। कोशिका में जल की मांग या कोशिका में जल की कमी को ही हम डीपीडी कहते हैं। अगर कोशिका में जल की कमी नहीं है तो उसकी डीपीडी कम है। अगर जितनी ज़्यादा उसमें कमी होती है उसकी डीपीडी उतनी ही अधिक होती है। तो जल की कमी या जल की मांग को हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर के अंतर को हम डीपीडी कह सकते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक और विलयन के जो डीपी में अंतर होता है, विसरण दाब में जो अंतर है उसी अंतर को हम डीपीडी कहते हैं। शुद्ध विलायक और विलयन में
उत्पन्न विसरण दाब के अंतर को डीपीडी कहा जाता है। नेक्स्ट कह सकते हैं किसी स्वतंत्र घोल का डीपीडी उस घोल के प्राशन दाब के बराबर होता है, क्योंकि घोल में टीपी शून्य मानते हैं। तो अगर स्वतंत्र घोल, इससे पहले हमने टीपी टर्गर प्रेशर में पढ़ा था कि स्वतंत्र विलयन में टीपी के बराबर 0 होता है। स्वतंत्र घोल में टीपी उत्पन्न नहीं होता है। कोई विलयन स्वतंत्र है तो उसमें टीपी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस केस में क्या होगा, डीपीडी के बराबर क्या हो जाएगा, ओपी होता है। तो स्वतंत्र घोल में डीपीडी के बराबर क्या होगा, ओपी होगा। किसी स्वतंत्र घोल का डीपीडी उस घोल के प्राशन दाब के बराबर होता है, क्योंकि घोल में टीपी शून्य मानते हैं। अब दोस्तों देखो, टीपी कोशिका की किस अवस्था में किस किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कितना होता है। आंशिक स्फीत कोशिका, या इसको हम कहते हैं सामान्य कोशिका। तो सामान्य कोशिका में डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। सीधा सा आपको याद रखना है, सामान्य कोशिका में डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का अंतर डीपीडी होता है। सामान्य कोशिका में ओपी माइनस टीपी होता है। फिर उसके बाद में है पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत यानी कि पूर्ण रूप से फूली हुई कोशिका। यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल या कोशिका रस से कम सांद्रता वाले घोल में रख देते हैं तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिससे उसमें टीपी उत्पन्न होता है। तो कोशिका में जब अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, कोशिका में जब अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, दोस्तों अंतःप्रासरण कब होता है, जब किसी कोशिका को हम कौन से विलयन में रखें, जब किसी कोशिका को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। जब किसी कोशिका को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्प परासरणी। जब किसी कोशिका को हम अल्प परासरणी विलयन में रखते हैं तो कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करता है, और जब इस कोशिका में जल के अणु प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर टीपी उत्पन्न होता है। यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल या कोशिका रस से कम सांद्रता वाले, इस कोशिका में जो रस है इससे कम सांद्रता का विलयन क्या हो गया, हाइपोटोनिक, और इससे अधिक सांद्रता का विलयन क्या होगा, हाइपरटोनिक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रासरण क्रिया के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक आइसोटोनिक, जिसमें कोशिका रस और विलयन की सांद्रता समान होती है, उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं, और इस प्रकार की विलयन में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है। दूसरा हमने पढ़ा हाइपरटोनिक, कोशिका रस की तुलना में विलयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, तो ऐसे विलयन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, अति प्रासरी विलयन कहते हैं। और अति प्रासरी विलयन में बाह्य प्रासरण की क्रिया होती है। तीसरा विलयन हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कोशिका रस की तुलना में विलयन की सांद्रता जब कम होती है तो ऐसे विलयन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। और हाइपोटोनिक विलयन में अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करते हैं, और जब ये जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो कोशिका में क्या उत्पन्न होता है, टीपी उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि किशमिश को हम जल में रखते हैं तो किशमिश फूल जाती है, कारण उसमें अंतःप्रासरण की क्रिया होती है। स्फीति दाब के कारण कोशिका फूलने लगती है। कौन से दाब से कोशिका फूलती है, स्फीति दाब से। कोशिका कौन से दाब के कारण फूलती है, स्फीति दाब के कारण से। तो स्फीति दाब के कारण कोशिका फूलने लगती है। इधर कोशिका में निरंतर बाहर से जल आने के कारण कोशिका रस की सांद्रता कम होने लग जाती है। कोशिका के अंदर जैसे जैसे जल के अणु प्रवेश करते हैं वैसे वैसे कोशिका के अंदर जो कोशिका रस था उसकी सांद्रता कम होने लग जाती है, अतः इससे प्रासरण दाब कम होने लगता है। टीपी बढ़ता है, प्रासरण दाब क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अतः टीपी का मान ओपी के बराबर हो जाता है जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा डीपीडी के बराबर क्या होता है,
ओपी माइनस टीपी। डीपीडी एक्चुअली में है क्या, ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का जो अंतर है वही अंतर क्या है, डीपीडी है। ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का अंतर डीपीडी है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पूर्ण स्फीत कोशिका में क्या होगा। तो पूर्ण स्फीत कोशिका में क्या होगा, टीपी के बराबर ओपी के बराबर टीपी का मान हो जाता है, क्योंकि हमने जब टर्गर प्रेशर पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि टीपी अधिकतम कितना होता है, ओपी के बराबर होता है। तो जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है उस समय टर्गर प्रेशर का मान ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, डीपीडी है क्या, ऑस्मेटिक प्रेशर से जितना टर्गर प्रेशर घटा देते हैं वो उसकी डीपीडी आ जाती है। अब जब कोशिका पूर्ण स्फीत होती है तो टीपी का मान ओपी के बराबर हो जाएगा। कौन सी स्थिति में, कोशिका स्फीत होती है, विसरण दाब न्यूनता शून्य हो जाएगी और इस स्थिति में कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत अवस्था में कहलाती है। तो इसलिए ओपी माइनस टीपी बराबर 0 होता है और डीपीडी क्या होती है, 0 होती है। कैसे होगी, जैसे मान लो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कोशिका पूर्ण स्फीत है, कोशिका की कंडीशन है पूर्ण स्फीत, और पूर्ण स्फीत कोशिका में हमने पढ़ा कि ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर टर्गर प्रेशर होता है। पूर्ण स्फीत कोशिका में ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर टर्गर प्रेशर होता है। डीपीडी होती है, डीपीडी के बराबर क्या होता है, तो डीपीडी बराबर ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। क्लियर। यहाँ पे दोस्तों कोशिका पूर्ण स्फीत है और पूर्ण स्फीत कोशिका में जितना ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उतना ही टर्गर प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर 8 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे टीपी भी कितना होगा, 8 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हो गया डीपीडी बराबर ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो यहाँ हो गया डीपीडी बराबर 8 माइनस 8, डीपीडी बराबर 0। तो यहाँ पे डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, 0। जब कोशिका पूर्ण स्फीत होती है तो वहाँ पर डीपीडी विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कारण क्या है, कारण ये है कि जब कोशिकाएं पूर्ण स्फीत हो जाती है तो उस समय ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का मान बराबर होता है। जितना ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उतना ही उसका टर्गर प्रेशर होता है। यही कारण है कि डीपीडी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। डीपीडी की वैल्यू 0 आ जाती है तो पूर्ण स्फीत कोशिका की डीपीडी 0 होती है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों सलत कोशिका। सलत का अर्थ सिकुड़ी हुई कोशिका, फ्लैसिड सेल्स। तो जब कोशिकाएं सलत अवस्था में होती है तब स्फीति दाब भित्ति दाब 0 होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि टीपी और डब्ल्यूपी सलत कोशिका में क्या होता है, 0 होता है। कोशिकाएं सिकुड़ी हुई होती है तब उसका टीपी 0 होता है और ऐसी स्थिति में डीपीडी ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर होती है। इसलिए डीपीडी एसपी बराबर क्या हो गया, ऑस्मेटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर टीपी और डब्ल्यूपी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सलत कोशिका में डीपीडी बराबर क्या हो गया, ऑस्मेटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर टीपी बराबर 0 है, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और यहाँ पे टीपी की वैल्यू क्या है, 0। तो डीपीडी के बराबर क्या हो गया, ओपी हो गया। तो ये 3 कंडीशन थी। सामान्य कोशिका में डीपीडी के बराबर होता है ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी के बराबर होता है 0। बिकॉज क्यों होता है 0, क्योंकि टर्गर प्रेशर और ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होता है। और जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो डीपीडी के बराबर ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पर टीपी और डब्ल्यूपी की वैल्यू 0 होती है।
फोर्थ आता है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब कोशिकाएं जीव द्रव्य कुंचित हो जाती है, उनका जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, तो प्लाज्मोलाइसिड जो सेल्स है उसमें डीपीडी क्या होती है। हमने पढ़ा कि सामान्य स्थिति में डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। टर्गर प्रेशर में हमने पढ़ा कि प्लाज्मोलाइसिड जो सेल होती है उसमें टीपी की वैल्यू नेगेटिव होती है। वैसे टीपी पॉजिटिव होता है, लेकिन जीव द्रव्य कुंचित कोशिकाओं में टीपी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और जब टीपी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ हो गया डीपीडी बराबर इज इक्वल टू ओपी माइनस माइनस टीपी, तो यहाँ पे हो गया ओपी प्लस टीपी हो जाता है। और ओपी प्लस टीपी होने के कारण से डीपीडी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अतः जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि कोशिका में डीपीडी का मान ओपी के बराबर होता है। कोशिका में सिकुड़ी ही कोशिकाएं, जब स्लत कोशिकाएं होती है, उन कोशिका में डीपीडी का मान किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर टीपी क्या होता है, जीरो होता है। टीपी जीरो होने के कारण से फ्लैसिड सेल्स में डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, क्योंकि यहाँ पर टीपी बराबर जीरो होता है। लेकिन जो प्लाज्मोलाइसिड सेल्स है उसमें डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। यहाँ हमने पढ़ा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, लेकिन प्लाज्मोलाइसिड सेल्स में डीपीडी ओपी से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर टीपी की वैल्यू नेगेटिव होती है। टीपी की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण से डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाती है। कैसे होगी, देखो, जैसे मान लो इन कोशिकाओं में ओपी के बराबर 10 एटमॉस्फेयर दाब है, टीपी प्लाज्मोलाइसिड सेल्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव 5 होगी एटमॉस्फेयर। तो यहाँ डीपीडी के बराबर हो गया, डीपीडी बराबर 10 माइनस 5, डीपीडी बराबर 10 प्लस 5, तो यहाँ डीपीडी कितनी हो गई, 15, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, 10। तो फ्लैसिड जो प्लाज्मोलाइसिड जो सेल होती है उसमें डीपीडी की वैल्यू 15 हो गई, जबकि हमने पढ़ा था फ्लैसिड सेल्स में जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 10 एटमॉस्फेयर, तो उन कोशिकाओं में डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, 10 एटमॉस्फेयर होगी।